डियर स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का अध्ययन किया। अब हमें सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करना है। प्राकृतिक कारकों में हमने पढ़ा कि जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु, जलापूर्ति, उच्चावच, भूमि की उर्वरा शक्ति और खनिज पदार्थों की उपलब्धता किसी भी प्रदेश में या विश्व में जो है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारक हैं। इन सभी कारकों की हमने डिटेल स्टडी की, एग्जाम्पल देते हुए हमने इसका अध्ययन किया। आज हम सांस्कृतिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो प्राकृतिक कारक हैं वो बड़े स्तर पर जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं, यानी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में उनका योगदान सबसे अधिक होता है। प्राचीन काल में तो यदि हम देखें 100% योगदान प्राकृतिक कारकों का ही था, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, प्राकृतिक कारकों के साथ साथ सांस्कृतिक कारकों ने भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाई। प्राकृतिक कारकों की तुलना में सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव थोड़ा कम होता है और साथ ही यह छोटे क्षेत्र तक ही सीमित होता है, यानी काफ़ी बड़े क्षेत्र को ये प्रभावित नहीं करता है। फिर भी आज के जो वैज्ञानिक और मशीनी युग में इन कारकों की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज ये कारक भी प्रमुख बन गए हैं। यदि हम बात करें सांस्कृतिक कारकों की, तो हम इन्हें 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं: आर्थिक कारक, धार्मिक एवं सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आर्थिक कारक का। किसी भी प्रदेश में मानव के व्यवसाय जितने उन्नत और स्थायित्व लिए हुए होते हैं, वहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रदेश का आर्थिक स्तर जितना अधिक होगा, वहाँ पर जनसंख्या का आकर्षण भी अधिक होगा। यानी विभिन्न प्रकार के मानव व्यवसाय होने चाहिए, व्यवसाय भी उन्नत अवस्था के हों और स्थायित्व लिए हुए हों, यानी लोगों को परमानेंट रोजगार मिलता रहे, तो वहाँ पर आपको जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी प्रदेश के आर्थिक रूप से संपन्न होने पर वहाँ जनसंख्या की पोषण क्षमता बढ़ जाती है, और यदि वहाँ पर पोषण क्षमता बढ़ती है तो जनसंख्या का आकर्षण भी बढ़ेगा। यदि उस प्रदेश में भोजन सामग्री कम उत्पन्न होती है तो खाद्य पदार्थ दूसरे देशों से आयात कर लिए जाते हों, और उसके बदले में निर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित सामान दूसरे प्रदेशों को निर्यात कर दिए जाते हैं। इस प्रकार वो अपने आर्थिक संपन्नता को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार कम भोजन उत्पन्न करने वाला देश भी आर्थिक उन्नति के बल पर सघन जनसंख्या वाला देश बन सकता है। यानी वो इस प्रोसेस से, जैसे मैंने आपको पोषण घनत्व पढ़ाया था तभी आपको बात मैंने बताई थी, जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, हॉलैंड है, ये सभी ऐसे देश हैं जहाँ खाद्यान्नों का यानी भोजन सामग्री जो है बाहर से मंगवा ली जाती है, और ये लोग अपने ये देश जो है अपने निर्माण उद्योगों के आधार पर अपने आर्थिक स्तर को बनाए हुए हैं। लेकिन विकसित राष्ट्रों में जो है जन्म दर कम होने के कारण जनसंख्या की धीमी वृद्धि होती है, और विश्व के कई विकसित राष्ट्र ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है। दूसरी ओर अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या का घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है कि आर्थिक संपन्नता एक समय तक आपके जनसंख्या के आकर्षण को बढ़ावा देती है, लेकिन आर्थिक संपन्नता के साथ साथ जनसंख्या का एक घटक जन्म दर जो है वो भी प्रभावित होता है। यानी आर्थिक संपन्नता आने पर जन्म दर धीरे धीरे घटती जाती है, और एक समय बाद उस प्रदेश की जनसंख्या जो है स्थायित्व लिए होती है या फिर उसमें ऋणात्मक वृद्धि होने लगती है। इसकी तुलना में जो अविकसित देश हैं वहाँ पर चूँकि आर्थिक संपन्नता तो कम है, लेकिन वहाँ जन्म दर अधिक है, और जन्म दर अधिक होने से वहाँ जनसंख्या का बसावा अधिक हो जाता है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक हो जाता है। तो आर्थिक स्तर जो है जनसंख्या के बसाव को आकर्षित भी करता है और एक समय बाद में विकर्षित भी करता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा कारक है धार्मिक एवं सामाजिक कारक। धार्मिक और सामाजिक कारक जो है अधिकांशतः सभी प्रदेशों में कम या अधिक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कृषि प्रधान देशों में, विशेषकर जैसे भारत है, वहाँ पर संयुक्त परिवार है, बाल विवाह है, धार्मिक जो आवश्यकताएं हैं, पैतृक भूमि के प्रति जो अतिशय प्रेम है, वो जनसंख्या को केंद्रित करने पर बढ़ावा
देता है। तो ये सारे जो आपके सामाजिक और धार्मिक कारक हैं, ये आपको जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ में जैसे आपके एक ही धर्म के लोग जो हैं एक ही जगह पर बसना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनका जमाव जो है आपको एक ही क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। तो ये धार्मिक और जो सामाजिक कारक हैं, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से हैं। विशेषकर जो अविकसित और विकासशील देशों हैं, उनमें तो ये कारक बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारक की। राजनीतिक नियमों का भी जनसंख्या के आकार से सीधा संबंध है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जो है वो भारत की तुलना में 3 गुना अधिक है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1/40 भाग ही है, यानी वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, उसने श्वेत नीति अपनाई है, जिसके तहत जो श्वेत लोग हैं उन्हीं को वहाँ पर स्थायी रूप से बसने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है जनसंख्या, क्षेत्रफल बड़ा होते हुए भी जनसंख्या कम है। जिन भागों में दूसरे देशों के आक्रमणों का खतरा रहता है, वहाँ भी जनसंख्या असुरक्षा के कारण क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी राजनीतिक स्थायित्व जहाँ होना चाहिए, जहाँ आपके राजनीतिक सुरक्षा है लोगों की, वहाँ पर आपको जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलेगा। तो हमारी जो सरकारी नीतियाँ हैं, वो जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ में हमारा जो राजनीतिक स्थायित्व है, जहाँ सरकारें बदलती रहती हैं, धीरे धीरे वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है कमज़ोर होती जाती है, और फिर वहाँ पर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है और लोग उन जगहों को छोड़कर चले जाते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो राजनीतिक कारणों से ही बड़े पैमाने पर जो है जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ और जनसंख्या के आकार में भी परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कि इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, जहाँ पर आपके आतंकवाद का खतरा बढ़ा हुआ है, वहाँ से लोग पलायन करके यूरोपीय देशों को जा रहे हैं, इसके अलावा अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर असुरक्षा है। तो सुरक्षा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, सरकारों से जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक कारक भी डेफिनेटली आपके किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसमें जब भी हम राजनीतिक कारकों की चर्चा करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति की चर्चा आवश्यक रूप से की जाती है, जो वहाँ जनसंख्या के आकार को आज भी डिसाइड किए हुए है। अब हम सांस्कृतिक कारकों में ही अगला कारक पढ़ेंगे, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक जो है, यहाँ पर सांस्कृतिक कारक से तात्पर्य है कि आपके शिक्षा का स्तर कैसा है, सांस्कृतिक गतिविधियों का स्तर किस तरीके का है, कला, शिक्षा, विज्ञान, इनका कितना अधिक विकास हुआ है। जिन क्षेत्रों को ये सभी संपन्नताएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे आप राजस्थान में अपने झुंझुनू जो ज़िला है, वहाँ पर पिलानी जो है एक वो ग्रामीण इलाका है, लेकिन पिलानी का विकास क्यों हो गया, वहाँ जनसंख्या का आकर्षण क्यों बढ़ा? क्योंकि पिलानी जो है आपका शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा की नगरी है। वहाँ आपका बीट्स पिलानी पिलानी जो है बीट्स के नाम से जाना जाता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो वहाँ पर पिलानी का जो विकास हुआ है, जनसंख्या का बसाव आकर्षित हुआ है, वो शिक्षा के कारण ही हुआ है। इसी प्रकार से आप विश्व के अनेक ऐसे स्थान देखेंगे जो संस्कृति के केंद्र रहे हैं, वहाँ पर भी जो है जनसंख्या का बसाव आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या आकर्षण के वो एरिया जो है केंद्र रहे हैं। तो जितने भी इस तरीके के सेंटर्स हैं, आप जयपुर की तरफ देखेंगे, जयपुर पर जनसंख्या का दबाव क्यों बढ़ रहा है? जाहिर है वो नगर है, वहाँ सुविधाएं अधिक हैं, रोज़गार अधिक है, आर्थिक रूप से संपन्न अधिक है, परिवहन की सुविधा है, सरकार का केंद्र है। लेकिन साथ ही साथ जयपुर में जनसंख्या बढ़ने का कारण एक है कि वहाँ पर शिक्षा की भी सुविधा है, चिकित्सा की भी सुविधाएं हैं, संस्कृति का भी केंद्र है। कोटा जो है वो क्यों विकसित हुआ है? क्योंकि कोटा में भी शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा नगरी है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ कारक हैं जो सांस्कृतिक हैं हमारे, वो किसको प्रभावित करते हैं? जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ये टॉपिक तैयार करेंगे। इस टॉपिक पर आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे और जो इस प्रकार से होगा, विश्व में जनसंख्या और वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
तो आप ये सभी कारकों का वर्गीकरण करते हुए प्राकृतिक और सांस्कृतिक में डिवाइड करते हुए इनका पॉइंट वाइज उदाहरण देते हुए आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम विश्व के बसे हुए और बिना बसे हुए क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।